हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंचर्स आईक्यू कॉन्सेप्ट मेड सिंपल। बेंचर्स आईक्यू क्लासरूम में मैं रोमित शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम देख रहे थे, हमारे परसेंटेज से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस हमने ओवर कर लिए थे। प्रैक्टिस सेशन 2 प्रैक्टिस सेशंस आ चुके हैं, अगला प्रैक्टिस सेशन आएगा। अब इसी तरीके से मैंने आपसे पहले वादा किया था कि मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन मिक्स फॉर्म में भी लेकर आऊंगा। मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन होंगे, मिक्स फॉर्म में क्वेश्चन होंगे। सारी की सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जीरो से लेके बेसिक तरीके से, किसमें बेसिक तरीका लगाना है, किसमें हम नॉर्मल ट्रिक से जाएंगे, वो सारे के सारे तरीके देंगे। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, चालू करें अपन। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं हमारी दूसरी सीरीज चल रही है, तो प्लीज उन सीरीज के साथ भी बने रहिएगा। जैसे जीके की रिलेटेड सीरीज चल रही है हमारी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, फिर उसके बाद में रीजनिंग की सीरीज चल रही है, साइंस की सीरीज भी चल रही है। तो प्लीज ये सारी की सारी सीरीज आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि हम बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं और एक एक कंसेप्ट को आराम से ले रहे हैं। तो एक एक कंसेप्ट को आराम से समझते हुए आगे जाइए। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि हाँ आपको कुछ और रिलेटेड चीज चाहिए हो, तो प्लीज आप हमको बताएं कि हाँ सर हमको इससे रिलेटेड भी पढ़ना है, तो हम उससे रिलेटेड भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। विद रेफरेंस टू ए नंबर ग्रेटर देन 1 द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ। सबसे पहली बात जो मैं इसमें समझाना चाहूंगा, किसी भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो हमेशा उसका उल्टा ही होता है। याद रखिएगा, अगर कोई बात को इंसान कहता है कि रेसिप्रोकल का नंबर क्या है, जो भी ओरिजिनल वैल्यू उसका उल्टा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2 कि 2 का रेसिप्रोकल, तो आप कहोगे 1/2, क्योंकि 2 को अपन 2 नहीं लिखते, अपॉन 1 तो हमेशा ही लिखते हैं, तो उसका उल्टा हो गया 1/2। उसी तरीके से मैंने आपसे बोला 3/4 इसका रेसिप्रोकल, तो आप कहोगे सर 4/3। अगर मैं कहता हूं 5/2 इसका रेसिप्रोकल, तो आप क्या कहोगे सर 2/5, यानी उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। इस क्वेश्चन में बेसिकली बात क्या कर रहा है, एक नंबर है, कौन सा नंबर मुझे नहीं पता क्या नंबर है। उसने आपसे कहा वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का अंतर, ठीक है, वो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का अंतर क्या है, 25% है उसी नंबर और उसी रेसिप्रोकल के एडिशन का, योग का, ठीक है। उन दोनों नंबरों को जोड़ा गया तो उसका जब 25% निकालते हैं तो वो बराबर हो जाता है उन दोनों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि वो नंबर कैसे निकाले। देखिए एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं। होता क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगती, ठीक है। हम सोचते हैं हर क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर ले, तो ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या होता है, इसकी लैंग्वेज के हिसाब से चलना पड़ता है और क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है बेसिक तरीके से। देखिएगा मैं क्या करता हूं, मैं मान लेता हूं कि एक नंबर x है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x। इन दोनों का अंतर यानी x माइनस 1/x किसके बराबर है, 25% ऑफ x प्लस 1/x, इसके बराबर है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए x को इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x, 25% को मैं 1/4 लिखता हूं और ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1/x। देखिए सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व किया है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। एलसीएम कैसे लेते हैं इन चीजों का, ये नॉर्मल सी चीज है। x से x कटा, 4 यहां गया तो ये बना 4x स्क्वायर माइनस 4 बराबर x स्क्वायर प्लस 1। ये x स्क्वायर यहाँ पे आया तो ये बना 3x स्क्वायर 5, x स्क्वायर बराबर 5/3, x बराबर √5/3। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, x स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, तो ये क्या बन गया √5/3। बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन था। लेकिन क्वेश्चन में उसने नंबर नहीं पूछा है आपसे, उसने कुछ और चीज पूछी है। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द फोर्थ पावर ऑफ द नंबर ग्रेटर देन इस स्क्वायर। कितना परसेंटेज ज्यादा है फोर्थ पावर ऑफ नंबर उसके स्क्वायर से। फोर्थ पावर यानी घात 4, किसी भी नंबर के घात 4। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 2 की घात 4, तो इसका मतलब बस इतना होता है। इसको सॉल्व कर लो, घात 4 आ गई। उसी तरीके से इसकी घात 4 निकालनी है, √5/3, √5/3, √5/3, √5/3। रूट और रूट एक दूसरे, देखो एक तो नंबर सेम और ऊपर से रूट, तो ये कितना बन गया 5/3। इसी तरीके से ये भी 5/3, तो ये बन गया 25/9।
यानी उस नंबर की घात 4, फोर्थ पावर क्या है 25/9। उसी तरीके से स्क्वायर क्या होगा √5/3 इंटू √5/3 यानी 5/। नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, स्क्वायर आ गया, फोर्थ पावर आ गई। बाय हाउ मच परसेंट पूछा है उसने, कितना ज्यादा, ठीक है। तो हाउ मच परसेंट, जब भी कुछ ज्यादा कम ज्यादा की बात होती है तो हमेशा क्वेश्चन में अंतर निकाला जाता है। तो इन दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा हमें। ये हो गया 25, ये हो गया 15, यानी 10/9, ठीक है। अब याद रखिएगा हाउ मच परसेंट, जो वैल्यू जो ये माइनस करके आती है ये हमेशा ऊपर आती है। मैं परसेंटेज की सीरीज में सिखा चुका हूं आपको कि जब भी क्वेश्चन में हाउ मच परसेंटेज पूछा जाए, लेस मोर की बात कर रहा है, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जो भी दो नंबर आते हैं उनका जो अंतर निकलता है वो हमेशा ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। जिसके साथ देन जुड़ा हुआ है वो हमेशा नीचे आएगा, जो कि स्क्वायर के साथ जुड़ा हुआ है, और इंटू 100 कर लीजिए। ये 3 क्या होगा, ये 5 तो इधर चला जाता है, ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये बन गया अपना 30/45 और इंटू 100। 15 2 30 और 3 यानी 200/3 यानी 66.66। जो भी इसके पास वाला आंसर, यानी सेकेंड ऑप्शन 66.7 इज योर राइट आंसर। इसने रेसिप्रोकेट कर दिया, क्या राउंड ऑफ कर दिया 66.66 को 66.7 लिख दिया है, ठीक है। लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, अभी भी CHSL के एग्जाम्स बाकी हैं तो शायद वापस आ जाए। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें, सॉल्व करें, तरीके को देखें, तरीका क्या है, मेन होता है तरीका। इस टाइप का क्वेश्चन अलग फॉर्मेट में आ सकता है, तो तरीके पे हमेशा जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, AB and CD are two chords of a circle which intersect at point O inside the circle. AB और CD दो कॉर्ड है सर्कल की, जो कि क्या होता है, इंटरसेक्ट करती हैं दोनों एक दूसरे को O पे। अब देखिए एक बात समझिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक आपको वृत्त की प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा कि वृत्त की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर जगह काम आती है हमारे। देखिएगा ये मेरा एक सर्कल है, यहां से ये कॉर्ड, एक ये कॉर्ड, मान लीजिए AB है, ये CD है, तो ये O पॉइंट है। तो हमेशा याद रखिएगा AO इंटू BO, AO इंटू BO इक्वल्स टू हमेशा CO इंटू DO होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है सर्कल की, याद रखिएगा, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूं मैं सर्कल को आपको। AO इंटू BO इज इक्वल्स टू DO इंटू CO होता है। सिंपल सा लॉजिकल तरीका है, ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। इसी क्वेश्चन को, इसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, देखिए किस तरीके से। इसने कहा AB 10 है, यानी यहां से लेके यहां तक तो ये 10 है, ठीक है। CO 1.5 है, यानी ये तो कितनी हो गई 1.5। नेक्स्ट DO 12.5 है, DO 12.5 है, नॉर्मल सी बात है, ये मैंने नेमिंग कर दी। अब उसने कहा कि अगर AB 10 है, ठीक है, तो अब देखो मैं पहले AB पे बात करूंगा आपसे किस तरीके से। अगर मैं कहता हूं, यहां पे लिख रहा हूं AO प्लस BO बराबर AB, बेसिक बात है, AO प्लस BO बराबर AB है। देखो AO प्लस BO बराबर, ये होल टोटल होगा, AB के बराबर होगा, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर AB 10 है तो रख दो, AB हो गई 10, तो मैंने रख दिया। यहां से AO की वैल्यू क्या आ रही है वो देखते हैं। इस BO को मैं इधर ले गया तो ये बन गया 10 माइनस OB, BO लिखो OB लिखो, बात एक ही है। AO की वैल्यू हो गई 10 माइनस OB। इसी वैल्यू को मैं रखूंगा यहां पे, इस वैल्यू का मैं यूज करने वाला हूं इस जगह पे कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं एक बार ये चीज हटा रहा हूं ऊपर से डायग्राम आपका। तो मैं यहां पे जब इसको रखता हूं तो AO की जगह 10 माइनस OB इंटू OB, CO इंटू DO। देखो CO की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 1.5 और DO है 12.5। नॉर्मल है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, सॉल्व कर लीजिए इसको अब आप।
OB अंदर गुणा हुआ तो 10 OB माइनस OB का स्क्वायर, नॉर्मल वैल्यूज मैंने रख दिए 1.5 इंटू 12.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 18.75, ये कितना आ जाएगा आपका 18.75 आ गया। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो भाई इस सबको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो ये बनेगा OB स्क्वायर, ये यहाँ पे आके बन जाएगा माइनस का 10 OB, ठीक है, और माइनस का 10 OB और ये 18.7.5 तो प्लस में है। जब आप इस चीज को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जब आपकी OB की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 2.5, OB की वैल्यू 2.5 आएगी। लेकिन आपको पता है कि OB की वैल्यू 2.5 है तो उससे AO की वैल्यू निकलेगी, तो AO की वैल्यू निकाल लो। 2.5 10 में से 2.5 गया, 10 में से जब 2.5 जाता है तो कितना बन जाता है 7.5, 7.5। तो उसने यही तो पूछा, लार्जर एंड स्मॉलर अमंग OA। लार्जर तो AO का कौन सा है, कितना आ गया 7.5, और BO कितना है आपका, BO है 2.5, तो 7.5 अपॉन 2.5 का रेशियो निकाल लो, पॉइंट गया तो ये बना 3/1, यानी 3:1। फोर्थ ऑप्शन इज योर आंसर। बहुत ही इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात ये है याद रखने के लिए। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ पे OB की वैल्यू क्यों रखी, AO की वैल्यू निकाल के क्यों रखी? आप यहाँ पे OB की वैल्यू भी तो निकाल के रख सकते हो, रख सकता हूं, लेकिन अपन को लार्जर AO चाहिए। तो लार्जर AO को बताने के लिए कि AO कितना लार्जर है, उसको करने के लिए मैंने ये किया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बस यहाँ पे लार्जर AO चाहिए था, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इस AO प्लस BO बराबर AB, तो इससे AO की वैल्यू निकाली, वो यहाँ पे रखी, फिर इसको सॉल्व कर दिया, क्वाड्रेटिक बनी, क्वाड्रेटिक से OB की वैल्यू आई 2.5, OB की वैल्यू 2.5 आई है तो AO की वैल्यू 7.5 आएगी, AO की वैल्यू 7.5 और 2.5। देखो उसने लार्जर AO और स्मॉलर BO की बात की है, तो लार्जर AO 7.5, स्मॉलर BO 2.5, रेशियो निकाले तो कितना आ गया 3:1, 3/1। नॉर्मल सी बात है, 3/1 3:1 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, During a practice session in stadium, an athletes run along a circular track with the performance is observed by a coach. इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको वापस एक सर्कल की प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। सर्कल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सर्कल की एक प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, सॉरी ये थोड़ा ऐसे चला गया, ऐसे, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ठीक है। ये कॉर्ड क्या चीज क्या कह रही है, ध्यान दीजिएगा। ये कॉर्ड जो दोनों मिलके यहाँ पे एक एंगल बना रहे होंगे, ये एंगल आपको दिख रहा होगा जो कि एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर एंगल बन रहा है इन दोनों कॉर्ड का। अगर यही एंगल मैं इन कॉर्ड अगर ये सेंटर पे बनाती, ठीक है, इन कॉर्ड को एक्सटेंड करके ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, याद रखिएगा द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस is half the angle made by the chords at the center of the circle। यानी ये इसका सेंटर है, यहां पे ये जो एंगल बनेगा, ये अगर 2 है तो ये 4 होगा, याद रखिएगा, अगर ये 50 है तो ये 100 होगा, यानी हमेशा दुगुना होता है। याद रखिएगा प्रॉपर्टी सर्कल की, एंगल मेड बाय, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे अगर दो कॉर्ड मिलके कोई एंगल बनाती हैं तो सर्कल के जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा उस एंगल का, सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बना है उसका हमेशा दुगुना होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या बात है रहा है, ये क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि एथलीट है जो सर्कल के अराउंड घूम रही है, नॉर्मल सी बात है, तो सर्कल के अराउंड यहां से ये यहां पे कहीं घूम रही होगी, मुझे नहीं पता कहीं घूम रही है, and her performance is absorbed by a coach at a point on the circle। जो कोच है वो सर्कल के एक पॉइंट पे ही बैठा है, यानी यहीं पे कहीं पे होगा, ठीक है, यहीं पे कहीं पे बैठा होगा, एक सर्कल पे ये घूम रही है, ठीक है। तो हुआ क्या, वो स्टैंडिंग एट द पॉइंट एंड ऑल्सो बाय फिजियोथेरेपिस्ट स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे खड़ा है, फिजियोथेरेपिस्ट भैया हमारे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब अगर जैसे ये यहाँ पे खड़ा है तो इसने देखा एथलीट यहाँ पे भी हो सकता है, एथलीट का भी यहाँ पे भी होगा, तो ये इस तरीके से इन सबको देख रहा है। तो अब क्या हुआ, द कोच फाइंड्स दैट शी कवर्स इन 72 डिग्री इन 1 मिनट। कोच को क्या लगा, उसने 72 डिग्री कवर किया है 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर 72 डिग्री कवर किया है। तो कोच ने यहाँ भी देखा होगा और यहाँ भी देखा होगा, नॉर्मल सी बात है, ये दोनों कॉर्ड बन गए एक सर्कल की, 72 डिग्री इन 1 मिनट। व्हाट विल बी द एंगल कवर्ड बाय हर इन 1 सेकंड।
मेजर्ड बाय द फिजियोथेरेपिस्ट। अब देखो ये अपन को क्या बताना है, 1 सेकंड में उसने कितना एंगल कवर किया है, अब जो फिजियोथेरेपिस्ट देखता है। अब बात समझेगा, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि देखो 72 डिग्री 1 मिनट में किया है, तो 1 मिनट को चेंज कर लेते हैं सेकंड्स में और उसको डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाएगा, ये कतई गलत हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये चीज गलत हो जाएगी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 72 डिग्री और अपॉन 60 कर लेते हैं, क्या आएगा 12 6 72 12 5 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, मतलब आंसर हमारा इनमें से कुछ एक हो सकता है या नहीं होगा। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आदमी बैठा है ये यहां से देख रहा है कि ये 72 डिग्री का एंगल बना रही है, कि 1 मिनट के अंदर ये 72 डिग्री का एंगल बना रही है, ये यहां से देख रहा है। लेकिन जो ये फिजियोथेरेपिस्ट है ये तो यहां से कहीं से देखेगा और देखो ये एंगल बड़ा बनेगा, ये एंगल छोटा बन रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखेगा। वही प्रॉपर्टी जो मैं आपको शुरुआत की इस क्वेश्चन में आपको बताई थी, अगर ये 72 डिग्री का एंगल है तो ये डबल हो जाएगा 144 का। अब उसने 1 मिनट में कहा है, फिजियोथेरेपिस्ट के हिसाब से उसने 144 डिग्री का एंगल बनाया है 1 मिनट में। फिजियोथेरेपिस्ट के हिसाब से वो 144 डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 144 बटा 60। अब आप इसको सॉल्व करिए, 12 5 2.4 डिग्री, 2.4 डिग्री, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.4 डिग्री। बहुत ही बेसिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। गलती इसमें क्या होगी, बच्चे क्या करते हैं, 1 मिनट के हिसाब से तू दे रखा है आपको 72 डिग्री, आप क्या करोगे, डायरेक्ट उसको 60 से डिवाइड करके सॉल्व कर दोगे। लेकिन याद रखिएगा, चीजें अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजें अलग अलग दिखती हैं, चीजें अलग अलग दिखती हैं, तो इस तरीके से ही हमें देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ऊपर की तरफ देखना, तो देखिए मैं ऐसे करके देखूंगा, ठीक है। कोई इंसान अगर खुद ही ऊपर ही खड़ा है तो वो तो सीधा ही देख लेगा, नॉर्मल सी बात है। फॉर एग्जांपल ये मैंने हाथ किया, मैं इसको इस तरीके से देखूंगा नॉर्मल, और कोई इंसान अगर यहीं पे खड़ा तो वो तो स्ट्रेट देखेगा। तो ये जो एंगल बनेगा गर्दन का या आंखों का जो एंगल बनेगा, देखो ये चेंज हो जाएगा। तो इस चीज के ऊपर ध्यान देना, इस चीज के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा किस तरीके का क्वेश्चन आता है, कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम हमारे। ए परचेज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹200 and 300, प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा आप अच्छे से, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। A purchased 2 articles for ₹200 and 300 respectively and sold at a gain of 5% and 10%। देखो एक 200 और 300 में एक सामान खरीदा, ठीक है। ए आदमी था, उसने क्या करा, 200-300 में सामान खरीदा और सामान को 5% और 10% में बेच दिया, यानी जो सामान खरीदा उसके 5% में बेचेगा, तो इसका 5% कितना होगा, 10। देखो पहले तो टोटल कर लेते, टोटल रुपए उसने कितने खर्च करे, 500, इसका 5% 10 हो गया, इसका 10% 30 हो गया, तो टोटल तो 40 हो गया। तो 540 आपकी एसपीआई, मतलब उसने 540 रुपए कमाए, खरीदे कितने में, सीपी जो कॉस्ट प्राइस होती है, क्रय मूल्य, सीपी इस क्रय मूल्य, याद रखिएगा क्रय मूल्य ये होता है हमारा विक्रय मूल्य। मैं अगला टॉपिक ये लेने वाला हूं, तो उससे पहले इस चीज को समझिए, सीपी इस क्रय मूल्य एंड एसपी इस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 540, अब ये कहता है कितना प्रॉफिट कमाया, अरे 40 रुपए का प्रॉफिट कमाया है सीपी पे, इंटू 100, 8। अब आप कहोगे सर 500 के लिखा, 540 लिखो। याद रखिएगा प्रॉफिट और लॉस हमेशा हमेशा कहां पे होते हैं, सीपी पे लिए जाते हैं, कभी भी एसपी पे नहीं लिए जाते हैं जब तक क्वेश्चन में मेंशन हो। क्वेश्चन में मेंशन होते हैं उस हिसाब से हम चलते हैं, बाकी हमेशा सीपी पे लिए जाएंगे। बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 8 है वैसे तो, ये ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर होगा, 8 आया ना, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A can complete a piece of work in 20 days and B can complete 20% of the work in 6 days। चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि A किसी काम का 1/5 हिस्सा, देखिए बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, A किसी काम का 1/5 हिस्सा 10 दिन में करता है, इसने पूरा काम नहीं किया है, इसने 1/5 हिस्सा किया है 10 दिन में। अब वो आपसे पूछता है कि बताओ वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम, ध्यान दीजिएगा बात पर। मैंने कहा ए किसी काम का 1/5 हिस्सा 10 दिन में करता है। अब मेरे से पूछ लिया कि वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो इस चीज को बताने के लिए कुछ नहीं करना, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, इसको नीचे लेके जाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ये बना 50/1 यानी 50 दिन। ए उसी काम को 50 दिन में करेगा, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे भी आ सकता है आपको, अगर ए किसी काम का 25% करता है 6 डेज में, मान लो 25% करता है 6 डेज में,
अब वो आपसे पूछेगा बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 25% 1/4 होता है, नॉर्मल सी बात है 6, तो ये कितना आ गया 24, सीधी सी बात है। अगर वो कहते हैं 2/4 3/4 कहते हैं कि ए किसी काम का 3/4 हिस्सा 21 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 4 इधर चला जाएगा 3 इधर चला जाएगा, तो 21 × 4/3 यानी 7 से गया तो 28 डेज, मतलब ए कितने दिन में करेगा 28 डेज में वो पूरा काम खत्म करेगा। नॉर्मल सी चीज थी, बेसिक है, इसी चीज को अप्लाई करूंगा क्वेश्चन के अंदर, देखो कैसे। ठीक है, ए किसी काम का क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, मतलब ए पूरा काम करता है और कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ए पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट करता है और बी 20% काम 6 दिन में, बी 20% 6 डेज, 20% यानी 1/5 बराबर 6, तो ये कितना हो गया 6 पंजा 30, यानी बी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। ए उस काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। अब ए उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी उस काम को 30 दिन में कंप्लीट करता है। देखिए मैं नीचे हमेशा डेज लिखूंगा, अगर पूरे काम मेरे को पता है कि वो पूरा काम करने में कितना दिन लगा रहा है, देखो ए पूरा काम करने में 20 दिन लगा रहा है, मैंने 20 लिखा, बी पूरा काम करने में 30 दिन लगा रहा है, देखो मैंने 6 नहीं लिखा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं, रिप्रेजेंट करूंगा, वो हमेशा यहाँ पे पूरा काम करने में किसी इंसान को कितने दिन लगते हैं वो ही यहाँ पे नीचे की तरफ मेंशन होगा। तो ये 20 और 30 हो गया, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एलसीएम 60, ये जो 60 आया है आपका, ये आपका टोटल वर्क है। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं ये सारी चीजें आपको बताऊंगा जब मैं टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे छोटी छोटी चीजें याद रखिए। ए को पूरा काम करने में 20 दिन लगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 20 लिखा, बी को पूरा काम करने में 30 दिन लिखे, यहाँ पे इसलिए 30 दिन लिखा है। अब यहाँ पे ये जो एलसीएम लिया ये टोटल वर्क बताता है, तो ए पूरा काम करने में 20 दिन लगाता है और पूरा काम अगर 60 है, ठीक है, एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। बी कितना काम करता है, 2 काम करता है, नॉर्मल सी बात है। उसने पूरा काम करने का पूछा क्या, इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ दे कैन फिनिश होल वर्क, नहीं, उसने कहा 50% काम। अगर टोटल काम 60 है तो इसका 50% कितना हो जाएगा 30, नॉर्मल सी बात है। और दोनों मिलके काम करेंगे तो साथ में काम करेंगे, तो एक दिन में ये 3 करता है, एक दिन में 2 करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना कर लेंगे 5, तो 30/5 यानी 6। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन 6 इज योर राइट आंसर। बहुत ही अच्छा और बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन था, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको समझने में। कोई इशू होता तो कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ चीजें हैं, अगर आपने टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा हुआ है, आपको बेसिक क्या बिल्कुल भी पता नहीं है टाइम एंड वर्क के बारे में, तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा समझने की। यही सारी चीजें मैं उसमें लगाऊंगा, उसमें और जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप यहां से अच्छे से समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 10 डिजिट number 2x this y it is exactly divisible by 24, x not equals to 0 y, x plus y की वैल्यू निकालनी है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है अपन को। अब देखिए मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले मेरी कुछ बातों पे ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई अगर मैं कहता हूं कि 8 है, x प्लस वाई अगर 8 है, मैं आपसे कह रहा हूं, यानी x और y के कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो कि 8 बना रही है। अगर मैं क्या, ये 4 4 हो सकती है, 5 3 हो सकती है, 3 5 हो सकती है, नॉर्मल है, 1 7 हो सकती है, 7 1 हो सकती है, 6 2 हो सकती है, 2 6 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कोई इश्यू नहीं, मतलब इस तरीके की ही वैल्यूज होती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब डिविजिबल बाय 24, देखिए हर एक नंबर का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, डिविजिबिलिटी का रूल होता है हर एक नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिविजिबल, ये जो नंबर है मुझे नहीं पता क्या है, ये नंबर चॉइस से डिविजिबल हो रहा है। सबसे पहले चॉइस को तोड़ दो, मैं चॉइस को तोड़ूंगा छोटे से छोटे फॉर्म में, तो ये 6 × 4, ठीक है, अब वापस 3 × 2 × 4 ये नंबर है। अब आप कहोगे सर 4 को भी तोड़ दो 2 × 2 में, अरे कोई फायदा नहीं होगा, 2 तो वैसे भी एक बार आ चुका, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो 3 × 2 × 4 2-3 नंबर आ गया हमारे पास। मतलब ये जो कह रहा है ना कि नंबर चॉइस से डिविजिबल हुआ है। ठीक है, तो चॉइस से जो नंबर डिविजिबल हुआ है यानी वो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। चॉइस से कोई नंबर डिविजिबल हुआ है तो इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तब वो नंबर जाके चॉइस से होल टोटल डिविजिबल होगा। तो मेरा नंबर है 2x 6, कितने जीरोस हैं,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 y8 ये नंबर है मेरा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब चेक करो कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है या 4 से डिवाइड होता है। आपको ये सारी की सारी वैल्यूज चेक करनी पड़ेंगी। अब देखते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा 2 से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत सीधा है। 2 कहता है कि अगर एक नंबर की आखिरी संख्या, नंबर यूनिट डिजिट इज डिवाइडेड बाय 2, अगर एक नंबर की आखिरी संख्या 2 से भाग में जाती है तो यानी वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। यानी 8 है, क्या 8 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है, ऐसा 4 बार आता है, तो यानी 2 को तो इसने पास कर लिया, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की। 3 क्या कहता है? 3 कहता है कि अगर उस नंबर की सारी संख्याएं मिलके, अगर उस नंबर की सारी संख्याएं मिलके 3 से डिवाइड होती हैं तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। देखते हैं, तो सारी संख्या जोड़ दो, तो 2 प्लस एक्स प्लस 6, 2x6, 0 का कोई मतलब नहीं, y प्लस 8, नॉर्मल सी बात। 6 2 8, 8 और 8 16, यानी 16 प्लस y, 16 प्लस x प्लस y, ठीक है, 16 प्लस x प्लस y, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ये आ गया। अब इस नंबर में 16 प्लस x प्लस y जो नंबर है, अब बात बनती है कि सर 16 आ गया, ठीक है, लेकिन x प्लस वाई की जगह क्या आए कि 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब x प्लस वाई की जगह ऐसा कुछ जोड़ना पड़ेगा, जो ऐसा कुछ लगाना पड़ेगा जो 16 के साथ जुड़ के क्या बना दे, 3 के साथ डिवाइड होने वाला नंबर। तो 16 के बाद में कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड होता है? देखो 16 डिवाइड नहीं होता, 15 डिवाइड होता है, तो 15 उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 18, जो कि 3 की टेबल में आता है। यानी 16 के अंदर मैं अगर 2 जोड़ूंगा तो 18 बन जाएगा। तो 18 बनाने के लिए इन दोनों को 1 प्लस 1 लग सकता हूं, x और y को मैं 1 और 1 रख देता हूं। तो ये मैंने 1 रखा, ये मैंने 1 रखा, नॉर्मल सी बात है, ये मैंने 1 रखा, ये मैंने 1 रखा। तो अब ये नंबर क्या बन गया? टोटल 18 बन गया। अब बात आती है कि सर आपको कैसे पता 1 1 रखना है? मेरे को 1 1 रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये टोटल मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए, ध्यान रखिएगा मेरी बात पे, टोटल मेरे को 2 चाहिए, 2 चाहिए। तो x की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, क्वेश्चन में मेंशन है, y की वैल्यू 0 नहीं आ सकती, क्वेश्चन में मेंशन है, तो इसको 1 और 1 तो देना ही पड़ेगा, तो ये बनेगा 18। तो ये 1 और 1 देना पड़ेगा, तो ये बन गया यहाँ पे। तो ये अब जाके ये 3 से डिवाइड होता है, कब? जब x की वैल्यू 1 होती है, y की वैल्यू 1 होती है। तो 3 की डिविजिबिलिटी कंडीशन। लेकिन अब बचा 4 की डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है सर? देखिए 4 कहता है आखिरी की जो 2 डिजिट है उसको देखो और उन नंबर को देख के पता करो कि क्या वो 2 से क्या आखिरी की दोनों डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है। अगर आखिरी की दोनों डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं तो वो नंबर भाई कैसे भी करके क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। यानी इस नंबर को 4 से डिविजिबल बनाना पड़ेगा, लास्ट की 2 डिजिट को। तो ये लास्ट की 2 डिजिट तो अपनी तो 18 बनी, लेकिन 18 4 से डिवाइड नहीं होता है। अब प्रॉब्लम खड़ी होना शुरू होगी कि 18 तो सर 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा? तो 18, 1 और 8 रखोगे तो नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। अब 2 रख के देखो, 2 और 8 28, क्या 28 4 के टेबल में आता है? हाँ सर आता है 7 बार, तो 28 तो डिविजिबल होता है। तो y की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, y की वैल्यू 2 बन जाएगी। तो y की वैल्यू अगर 2 बन जाएगी तो अब 3 की डिविजिबिलिटी कंडीशन पे प्रॉब्लम खड़ी होने लगेगी। देखो तो y की वैल्यू 2 बन गई, तो 16 और 2 18, ठीक है, 16 और 2 18। देखो अब ये जहां पे 2 रखते ही ये 4 से डिवाइड हो चुका है, लेकिन अब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? y की वैल्यू 2, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दी है, ध्यान दीजिएगा बात पे। तो 16 और 2 18, ठीक है, लेकिन ये x की वैल्यू अभी तक बाकी है जो कि 0 नहीं रखी जा सकती है। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि ये क्या हो, 3 से डिवाइड भी हो जाए और 4 से डिवाइड भी बन जाए। ठीक है, 4 से डिवाइड की कंडीशन तो ये बन गई, तो 2 हो गया फिक्स, अब ठीक है, लेकिन इसको 3 से डिवाइड करना है, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं कि 4 से डिवाइड हो जाए? देखो 16 और 2 18, तो x की कौन सी वैल्यू रखूं कि इन दोनों तीनों का जो एडिशन हो वो 3 से डिवाइड हो जाए? तो मेरे को इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। 18 के बाद 21 होता है और इन तीनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 18 और 21 के बीच का 3 का, तो मैंने 3 लिख दी। तो 16 3 और 2 ये होगी, तो ये नंबर बनेगा, ये नंबर क्या बन गया? 2 3 6 1 2 3 4 5 2 8।
ये वो नंबर है। उसने आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू हमारी 3 है, y की वैल्यू 2 है, तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। गलती क्या होती है, लोग 3 पे आके खत्म कर देते क्वेश्चन को, 4 को देखते ही नहीं। लेकिन जैसे ही अगर 3 देखोगे तो आंसर आपका 2 बन जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। यही तो गलती करवाती है चीज। ऑप्शन आंसर क्या होगा हमारा? 5 ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 5 ऑप्शन यानी 5 आंसर हो जाएगा, जो कि एक सेकंड ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए? तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स इज 0। ठीक है, कुछ रियल नंबर से 1088 रियल नंबर से जो कि 0 बना गए एवरेज अपना। एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव? बताओ ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट मतलब बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर नेगेटिव हो सकते हैं वो आपको बताना। तो चलिए ध्यान देते हैं चीजों पे, किस तरीके से सॉल्व करना है नंबर को। सबसे पहली बात, एवरेज का बेसिक देखो। एवरेज का जो बेसिक पोर्शन है वो क्या कहता है, सबसे पहले उस पे जाओ। ठीक है, एवरेज कहता है, औसत कहता है, औसत होता है हमेशा, औसत क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यानी एडिशन। किसका एडिशन? जितने भी नंबर्स है उनका एडिशन अपॉन जितनी भी संख्या है, अपॉन संख्या, यानी सम ऑफ एन अपॉन एन। एन क्या है? नंबर, कितने नंबर हैं, कितनी चीजें हैं वो। ठीक है, तो जितनी भी संख्या है उसका योग हमेशा ऊपर आता है और जितनी संख्या है वो हमेशा नीचे आते हैं। याद रखिए, जितनी भी संख्या है उनका योग यानी उनका एडिशन। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास की मैं बात करूं कि क्लास में 4-5 बच्चे हैं और उनके जो भी मार्क्स हैं, तो एक के 10 आई के, 20 आई के, 30 आई के, 40, तो 10, 20, 30, 40 अपॉन जितने जने हैं, 4 जने अपॉन 4 कर दीजिए, तो आपको क्या पता चल जाएगा? एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास क्या है। एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास क्या है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में औसत दे रखा होता है, संख्या दे रखी होती है, संख्याओं का योग निकालना, तो इन दोनों को एक दूसरे से गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आप सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मल सी बात है। आगे देखिए, एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स इज 0। ठीक है, 1088 रियल नंबर का जो एवरेज आया है 0 आया। अब ध्यान दो बात पे, एवरेज 1088 रियल नंबर्स है, तो 1088 रियल नंबर को जो 1 2 3 4 ऐसे करके ये 1088 रियल नंबर्स थे और अपॉन तो 1088 आएगा। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 इसलिए लिखा है, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन में लिख रहा हूँ, ये मत समझना कि पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 3 4, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस ये लिखा है कि 1088 रियल नंबर्स आएंगे। यहाँ पे उन जो भी नंबर है, पहले नंबर पे जो नंबर होगा, पहले स्थान पे जो नंबर होगा, वो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, बी पे भी कुछ भी हो, 3 4 पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका एवरेज 0 है। इनका एवरेज क्या है? 0 है अपॉन 1088। जब एवरेज 0 बन गया है तो एवरेज 0 कैसे बनेगा, सबसे पहले उस बात पे ध्यान देते हैं। यानी ये टोटल 0 बन जाए, ये टोटल क्या 0 बन जाए, तब क्या होगा? एवरेज 0 बन जाएगा। नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, ये टोटल को 0 बन जाएगा तो एवरेज 0 बनेगा। ये टोटल 0 कैसे बनेगा? देखिए इस क्वेश्चन में बताया गया हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, यानी कुछ नंबर नेगेटिव है। ऐसा हो सकता है ना कि कुछ नंबर नेगेटिव हो, कुछ नंबर पॉजिटिव हो, और उन दोनों को जब जोड़े तो 0 बन के हाथ में आ जाए। नॉर्मल सी बात है। अगर मैं +2 और -2 करता हूं, ये अगर मैं सॉल्व करने जाता हूं या -2 +2 करता हूं, तो भैया ये 0 ही तो बनाते हैं। नॉर्मल सी बात है, ये क्या बनाते हैं? 0 बनाते हैं, तो ये चीज 0 बनती है। ठीक है, तो यहां पे भी ऐसा कुछ हुआ हो कि कुछ नंबर प्लस में हो, कुछ नंबर माइनस में हो, उन दोनों को जब जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? नेगेटिव बन जाते हैं, मतलब 0 बन जाते हैं, तो एवरेज क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। नॉर्मल सी बात है। इसने पूछा एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव। अब आप सोचिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये वाले। एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव, कितने ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर नेगेटिव हो सकते हैं वो बताना। अब कैसे सॉल्व करें सर? इसका कोई तरीका नहीं होगा, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि आप तरीके से सॉल्व कर लो। कोई मेथड है क्या सर? मेथड लगाओ, नहीं, ये दिमाग वाले क्वेश्चन नहीं, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इनको तरीके से सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। सोचो, ज्यादा से ज्यादा पूछा उसने तो, ठीक है, 1 2 3 4, पहले 1 नंबर होगा, उसकी कुछ वैल्यू, 2 नंबर कुछ वैल्यू, 3 नंबर कुछ वैल्यू, 4 नंबर वैल्यू। जो लास्ट वाला नंबर है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि वो 1087 है पॉजिटिव में, मैंने आपसे क्या कहा? जो लास्ट वाला नंबर है वो अगर 1087 बन जाता है, जो 1088 पे जो नंबर है, जो 1088 एक स्थान है, वहां पे जो एक नंबर है वो है 1087 पॉजिटिव में। ठीक है,
तो आपके पास नंबर भी कितने बच गए, 1087 नंबर बच गए, ठीक है। ये 1088 वाले स्थान पे है, स्थान पे है, याद रखिएगा स्थान पे बोल रहा हूं, तो स्थान पे 1087 पॉजिटिव है। तो ऐसा क्या करूं कि ये सारे के सारे नंबर जब इसके साथ जुड़ जाए, ध्यान रखिएगा ये सारे के सारे नंबर जब इसके साथ जुड़े तो जीरो बना दे, यानी ये क्या हो, -1087 कुछ हो तभी होगा ये -1087। याद रखिएगा, देखिए 1087 पॉजिटिव में, मैंने क्या बोला, 1088 के स्थान पे 1087 है। ऐसा कुछ इसमें जोड़ो कि ये सब मिलके जीरो बन जाए। तो ऐसा करने के लिए जो बाकी बचे हुए 1087 के नंबर हैं उधर क्या हो जाए, -1087 बन जाए, यानी ये सारे नंबर क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तभी ऐसा होगा, नॉर्मल सी बात। तो जब ये नेगेटिव होंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर हो सकते हैं नेगेटिव, 1087। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 1087, ना ही 2 ना ही 3 ना ही 4, 1087 एट मोस्ट पूछा उसने, ज्यादा से ज्यादा पूछा है, इसलिए 1087 को आपको लेना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन रहेगा ये, ट्रिकी क्वेश्चन है, चीजों को समझिए, अच्छे से समझिए और अच्छे से सॉल्व करिए। आज जो मैंने आपको सिखाया है बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक तो नहीं, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं। आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, एग्जाम का पेपर इसी हिसाब से बनता है, ठीक है। इन क्वेश्चन को देखिए, ट्रिकी क्वेश्चन, मैथड वाले क्वेश्चन देखो मैकमिक्स हो जाएगा, कुछ होंगे शॉर्टकट से जो आप कर सकते हो डायरेक्ट, तो वो आ जाएंगे, फिर हो जाएंगे ट्रिकी, कुछ आएंगे बेसिक्स, तो ऐसे करके मिक्स होकर एक पेपर बनेगा। तो आपको इस सारे पेपर की, सारे क्वेश्चंस की नॉलेज होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी मैं आपको और भी इसके आगे अपन दूसरा प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं, दूसरा प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा, इसका अगला पार्ट 2 वो भी आपके लिए आने वाला है, फिर पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे आते रहेंगे। बाकी आप इस वीडियो को वापस देखिए, क्वेश्चंस को वापस खुद से करने की कोशिश करना, कोई दूसरा तरीका आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो सारी चीजें, जो भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कुछ भी है। फेसबुक पेज पे जुड़िए, हमारे फेसबुक पेज पे भी आपको रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती रहेंगी, वीडियो से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फेसबुक, तो हमारे साथ फेसबुक पे भी जरूर जुड़ना, जिसका लिंक आपको नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहां पे जाइए, फेसबुक से जुड़िए, फेसबुक पे चेकआउट करिए, देखिए उसमें कुछ ना कुछ नई अपडेट आती है, उसमें क्विज़ेस भी आने वाले हैं, तो हम उसमें क्विज़ेस डालेंगे, तो वो क्विज़ेस को भी अटेंड करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, आज के लिए अलविदा है, ठीक है। तो बाकी आप ये चीजें सॉल्व करिए, अच्छे से देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ फिर मिलूंगा, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इसी का अगला पार्ट के साथ। चलिए, थैंक यू।